हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर का टॉपिक रहने वाला है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो चलिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में हम जानते हैं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करें। तो डेफिनेशन हमारे सामने आती है। ठीक है, डेफिनेशन के बारे में क्या है कि भाई ग्रेविमेट्री जो है हमारी, या उसे हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी बोल सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं भाई, इसमें भी हम एनालाइट की कंसंट्रेशन ही निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, उसको पहले एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं उसका, फिर उसकी हम कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो चलिए डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं कि क्या बोला गया है। ग्रेविमेट्री इज या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज अ क्लासिकल क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड। ग्रेविमेट्री या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक क्लासिकल यानी काफी पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मेथड है। क्वांटिटेटिव शब्द का मतलब हम समझ जाते हैं कि भाई क्या है, ये किसी चीज की क्वांटिटी बताएगा। तो क्या बोल रहा है, ये क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड है इन विच द अमाउंट ऑफ एन एनालाइट, या जिसको क्या बोलेंगे हम, सब्सटेंस टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि ये एनालिटिकल मेथड जो है यानी ग्रेविमेट्री जो मेथड है उसके अंदर क्या बात करते हैं हम, किसका पता लगाने की बात हो रही है भाई, एनालाइट का। एनालाइट क्या है, सब्सटेंस टू बी डिटरमाइंड, जिस जो हमको निकालना है, जिसकी कंसंट्रेशन हमको निकालनी है। हम क्या करते हैं, उसके अंदर एनालाइट की कंसंट्रेशन निकालते हैं। कैसे, पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है एक प्योर स्टेबल इनसॉल्युबल कंपाउंड, या जिसको हम पीपीटी बोल दें। ठीक है, पीपीटी बोल देते हैं। उसमें पहले एनालाइट को कन्वर्ट किया जाता है, जिस पीपीटी की केमिकल कंपोजिशन है वो हमको पता होती है। ठीक है, द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड यानी इनसॉल्युबल कंपाउंड जो बना था, या जिसको प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं, उसको क्या करते हैं, इसमें पहले फिल्टर करते हैं भाई, फिर वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं और इग्नाइट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एक्यूरेटली वे कर देते हैं। ठीक है, ये उसका पूरा प्रोसीजर रहता है। फ्रॉम द वेट ऑफ प्रेसिपिटेट द अमाउंट ऑफ एनालाइट इज कैलकुलेटेड। प्रेसिपिटेट के वजन से अमाउंट ऑफ एनालाइट क्या होता है भाई, कैलकुलेट किया जाता है स्टोइकियोमेट्रिक प्रिंसिपल्स के साथ। अब क्या कह रहा है भाई, ग्रेविमेट्री का अगर प्रिंसिपल पूछे तो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या चीज है भाई, हाँ तो अब देखते हैं हम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता है कि भाई मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते, मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या बोलता है हमें, ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है भाई मास को क्रिएट नहीं कर सकते और मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का भाव क्या निकलता है भाई, कुल मिलाकर कहने का भाव ये निकलता है कि भाई जो हमारे रिएक्टेंट का मास होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, हमारे प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। मान लीजिए 100 ग्राम हमारा रिएक्टेंट है, 100 ग्राम, तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा भाई, 100 ग्राम बनेगा। समझ गए, ठीक है ना। अब 1 किलो एक बैग है, उसके अंदर 25 किलो हम क्या डाल दें, 25 किलो पत्थर डाल दें, तो बैग का वजन भी तो 25 किलो ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो रिएक्टेंट क्या हो गया भाई और प्रोडक्ट का वजन क्या हो गया भाई, हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, मास को हम क्या कर सकते हैं, मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, आगे अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है भाई, प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल, ग्रेविमेट्री का प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलेगा भाई, ग्रेविमेट्री किसका है भाई, अभी बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट, जो ये कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान मास कभी क्रिएट भी नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। सही बात है। When a non-precipitating reagent is added to the analyte reacts completely to form an insoluble precipitate। ये लाइन पर ध्यान देने की बात है, जब एक नॉन यानी वो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, क्या बोल रहा है, वो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला जाता है जो हमें पता है। ठीक है, वो क्या काम करता है, एनालाइट की पीपीटी बनाने का काम करता है। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है व्हेन अ नॉन प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट
जब व्हेन नॉन प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट ऐड किया जाता है एनालाइट के सॉल्यूशन में, तो एनालाइट उससे रिएक्ट करता है कंप्लीटली, पूरे तरीके से, और एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेता है। बस ये सीधी सीधी बात कही गई है। अब जैसे बात करें, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल सीधी बात है कि अगर जेब में 100 रुपए हैं तो 100 रुपए से ज्यादा खर्चा कर नहीं सकते। वैसे ये बोल रहा है कि अगर 100 ग्राम आपका रिएजेंट है, ठीक है, 100 ग्राम आपका रिएजेंट है, तो उससे आप 200 ग्राम प्रोडक्ट तो बना नहीं सकते, 100 ग्राम से 100 ग्राम प्रोडक्ट ही बना सकते हो। बस वैसी ये बात है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है आगे, सिंस द कंपोजिशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज नोन, the mass of original analyte can be calculated accurately from the mass of precipitate। अभी क्या बोल रहा है, क्योंकि हमें composition पता है precipitate की, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, जो मास है ओरिजिनल एनालाइट का वो हम निकाल सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे भाई कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे आगे देखिए, अभी एग्जांपल दे दिया हमको, क्या बोल दिया भाई, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराई सोडियम क्लोराइड से, प्रेसिपिटेट क्या बन गया हमारे सामने भाई, ठीक है। AgNO3 हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, NaCl है रिएजेंट, AgCl की पीपीटी बनेगी। ये क्या बन गई, देखिए डाउन एरो दिया है, डाउन एरो का मतलब होता है पीपीटी बन गई, ठीक है। साथ ही क्या निकलेगा, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। आगे बात करें तो लिखा है इस रिएक्शन में क्लोराइड आयंस क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं सिल्वर क्लोराइड के रूप में, समझ गए। अब बाय वेइंग AgCl प्रेसिपिटेट, अब ये जो AgCl प्रेसिपिटेट बनता है इसको वे कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, क्लोराइड आयंस जो प्रेजेंट होते हैं सैंपल में वो निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करें कि भाई इसमें कितनी बार बोल दिया हमने कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब जब मान लें कि भाई AgCl है, ठीक है, 1 मोल अगर AgCl है, ठीक है, तो 1 मोल ही क्या होगा, उसके अंदर क्लोराइड आयंस होंगे, ठीक है ना। 1 मोल ही क्या होंगे, Cl के आयंस होंगे, ठीक है, हम सब जान गए भाई। अब मानते हैं भाई मोलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका AgCl का, AgCl का मोलिक्यूलर वेट होता है 143, ठीक है, ये भी हम समझ गए भाई, AgCl का मोलिक्यूलर वेट हो गया 143, और क्लोराइड का कितना होता है, ठीक है, 36.5 होता है, सॉरी क्लोराइड का होता है 35.5, ये इसका मोलिकुलर वेट होता है, ये मोलिकुलर वेट है AgCl का, क्लोराइड का होता है 35.5, ठीक है। तो हम समझ गए भाई कि 1 मोल AgCl है तो वो 143 ग्राम्स वजन होगा उसका, और 1 ही मोल अगर Cl आयंस है, ठीक है, क्लोराइड आयंस है, तो उनका वजन कितना होगा, 35.5, ठीक है, ये समझ गए। अब मान लीजिए कि हमारी पीपीटी बनी है AgCl की 2 ग्राम, तो इस 2 ग्राम को मैं डिवाइड कर दूंगा 143 से, तो हमको पता चल जाएगा कि भाई कितने मोल क्या बना, कितने मोल AgCl बना, ठीक है। साफ सी बात है भाई, 2 को डिवाइड किया 143 से तो कितना आता है, इसको डिवाइड करने पर आएगा हमारे पास 0.01, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमने कर लिया भाई 0.01 आया। अब हम क्या करेंगे, अब 0.01 आ चुका है, ठीक है, 0.01 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 35.5 से, ठीक है, तो 0.49 ग्राम आ जाएगा। तो ये क्या आ गया भाई हमारे पास, ये हमारे पास आ गया क्लोराइड आयंस का वजन। तो ऐसे हमने क्या किया भाई, ग्रेविमेट्री से हमने निकाल लिया वजन की भाई 0.49 ग्राम इसके अंदर क्या है, AgCl है, सॉरी क्लोराइड आयंस है, ठीक है। वापस एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि भाई हमने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो कर रहा है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रिएजेंट का वजन प्रोडक्ट के वजन के बराबर होगा, समझ गए भाई। तो इसका मतलब ये भी है कि 1 मोल अगर AgCl होगा तो उसके अंदर 1 मोल, ठीक है, उसके अंदर 1 मोल ही क्या होगा, क्लोराइड आयंस भी होंगे, ठीक है, क्योंकि मास बराबर रहना चाहिए, समझ गए, मास बराबर रहना चाहिए। अब 1 मोल, ठीक है, AgCl का वजन है 143 ग्राम, ठीक है, ये समझ गए। 1 मोल Cl आयंस का वजन है 35.5,
ग्राम। ठीक है, इसके अप्रोक्सीमेट की बात हो रही है। ठीक है, 35.5 ग्राम वजन हो रहा है। अब हम क्या बोले, मान लीजिए कि हमने प्रेसिपिटेट बना लिया, सब कुछ कर लिया, प्रेसिपिटेट का जो वजन आया हमारे वो आया 2 ग्राम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई AgCl का वजन आ रहा है 2 ग्राम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा कि भाई हम देखें इसमें 2 ग्राम के अंदर AgCl के कितने मोल आ सकते हैं। तो हम 2 को डिवाइड कर देंगे 143 से, आंसर आएगा 0.01। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, 2 ग्राम के अंदर AgCl के 0.01 मोल होंगे। अब हमने क्या बोला था भाई, 1 मोल AgCl में 1 मोल ही क्लोराइड आयंस हैं, तो अभी पास कितना आया भाई, 0.01 मोल AgCl आए। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें 0.01 मोल ही क्या होंगे, Cl आयंस होंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं, इस 0.01 को हम AgCl के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी क्लोराइड आयंस के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि 35.5 रहेगा, आंसर आएगा 0.49 ग्राम। इससे हम समझ के भाई इसके अंदर क्लोराइड आयंस का जो वजन है वो 0.49 ग्राम है। बस ये सिंपल सी बात थी, यही हमको समझने की थी इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आते हैं अब अपन। क्या है भाई, एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालनी है किसी सब्सटेंस की सैंपल के अंदर, वो हम इससे कर सकते हैं। इससे हम और क्या कर सकते हैं भाई, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम कर सकते हैं एस्टिमेट प्योरिटी किसकी, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स की, एनालाइज कर सकते हैं रॉ मटेरियल्स को, फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को। ठीक है, प्रोवाइड हाई एक्यूरेट और प्रिसाइज क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स भी हम दे सकते हैं। ठीक है, आप बोल रहे हैं भाई टाइप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, उसके टाइप बता रहे हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के। पहला आता है प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री। ठीक है, इस मेथड में क्या करते हैं भाई, इस मेथड में एनालाइट है, उसको क्या करते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, इसके अंदर पीपीटी बनवाते हैं हम एनालाइट की। ठीक है, सूटेबल प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट के साथ। क्या होता है भाई, हमारा रिएजेंट X है, उसमें हम Y डालते हैं। Y का क्या काम है कि X के साथ क्या करे, ये पीपीटी बना दे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट। तो क्या है भाई, द प्रेसिपिटेट जो बन गया उसको क्या करते हैं भाई, फिल्टर करते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, फिर इग्नाइट करते हैं। ड्राई कर सकते हैं या इग्नाइट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, वे कर लेंगे इसको। नेक्स्ट पे बात चलते हैं आगे अपन। एग्जाम्पल, क्लोराइड आयंस की अभी बात करी हमने, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराई क्लोराइड आयंस के साथ। ठीक है, HCl के साथ, फिर AgCl बना दिया। ठीक है ना, तो वैसे ही क्लोराइड आयंस हैं जो उसके अंदर ग्रेविमेट्री एनालिसिस लगाते हैं तो प्रेसिपिटेशन वाला लगता है, समझ गए। सल्फेट आयंस में भी सेम। फिर अगला दूसरा पार्ट आता है इसका, वोलेटाइलाइजेशन ग्रेविमेट्री। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है भाई, इसमें बोलते हैं जो एनालाइट है, ठीक है, एनालाइट या उसी का कोई प्रोडक्ट, उसको कन्वर्ट करते हैं एक वोलेटाइल सब्सटेंस में। ठीक है, द अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय ईदर मेजरिंग द लॉस। ठीक है, फिर अमाउंट कैसे निकालते हैं, या तो लॉस मेजर करते हैं कि वेट में कितना लॉस आया। ठीक है, यह क्या करते हैं, और बाय कलेक्टिंग एंड वेइंग वोलेटाइल प्रोडक्ट। और क्या करते हैं, या तो वोलेटाइल प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको वे करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली उससे वजन निकाल सकते हैं, या कैसे निकाल सकते हैं, मेजरिंग लॉस इन वेट, कि ओरिजिनल तो हमारा वेट इतना था, अब इतना बचा है, तो जो लॉस आया उससे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि हाँ इसके अंदर कितना वजन उस चीज का, उस एनालाइट का है। एग्जाम्पल, मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं भाई फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइलाइजेशन ग्रेविमेट्री। वोलेटाइल का मतलब भी हमको पता है कि भाई जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर चीजें इवेपोरेट हो जाती हैं उनको वोलेटाइल बोलते हैं। वही इसमें सिद्धांत यूज कर रहे हैं, जो चीज उड़ जाएगी वो क्या करेगी, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक जैसे कोई चीज है जिसमें जैसे रुई है, हमारे पास हमारे कपड़े हैं, हम कपड़े धोते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं। ठीक है, तो गीले कपड़ों का वजन भारी होता है, वो भारी रहते हैं। जैसे ही हम उनको सूखने डालते हैं, उनका जो पानी है वो सारा क्या होता है, हवा में उड़ जाता है, क्योंकि पानी वोलेटाइल है। तो फिर कपड़ों का वजन कैसा रह जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक है, वैसे ही यहां पर वजन का लॉस होता है,
वोलेटाइलाइजेशन ग्रेविमेट्री के अंदर, ठीक है। उसको डिटरमाइन करके हम एनालाइट का वजन निकाल सकते हैं, ठीक है। या कर सकते हैं भाई डायरेक्टली हम वोलेटाइल जो चीज है हमारी उसका वजन करके निकाल सकते हैं। एग्जांपल है भाई मॉइस्चर कंटेंट निकालना फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस का, ठीक है। तीसरा तरीका और है ग्रेविमेट्री के अंदर, वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। नाम से पता चलता है इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या करेंगे, इस मेथड में एनालाइट इज डिपॉजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करते हैं भाई, हमको पता है एक कैथोड होता है, ठीक है। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। अब हम सब जानते हैं चार्जेस कहां से कहां फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। करंट कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि करंट चार्ज के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। हम समझ गए। इसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में एनालाइट को इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा देते हैं, ठीक है। कैसे, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होती है उसके हिसाब से, ठीक है। क्या करते हैं, द इंक्रीज इन वेट ऑफ द इलेक्ट्रोड। अब जब हम इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारा एनालाइट क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के चिपक जाएगा, ठीक है। क्या होगा, जो ये आयंस है इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगती है, तो वैसे ही हमारा एनालाइट जाकर उस इलेक्ट्रोड पे चिपकता रहेगा, ठीक है। उससे इलेक्ट्रोड का वजन बढ़ जाएगा। उस वजन बढ़ने से हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमारा जो एनालाइट का वजन कितना है, ठीक है। एग्जाम्पल, कॉपर का डिटर्मिनेशन किया जाता है, सिल्वर का, निकल का, समझ गए, ठीक है ना। स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस, स्टेप्स बता रहे हैं भाई। सबसे पहला कौन सा है भाई, सैंपल प्रिपरेशन करना। सबसे पहले तो सैंपल बनाएंगे, सैंपल इज एक्यूरेटली वेड, वे करेंगे अच्छे से, फिर डिसॉल्व करेंगे सूटेबल सॉल्वेंट में, ठीक है, जिससे क्या एक क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा अपन को, ठीक है। सैंपल लेना है, वे करना है, सूटेबल सॉल्यूशन बनाना है, कैसे, उसको सॉल्वेंट में डाल के एक क्लियर सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। ये भी बना लिया भाई हमने। आगे क्या करेंगे भाई, अब इसमें डाल दो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स, जो क्या करें, हमारे एनालाइट को प्रेसिपिटेट करवा दें, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो डालेंगे इसमें, उस स्टेप को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। फिर अगला स्टेप आता है डाइजेशन या एजिंग। इसमें क्या होता है भाई, हमारी जो पीपीटी है बननी तो हमने चालू करवा दी प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डालकर। अब वो धीरे धीरे क्या होते हैं, जो सारे प्रेसिपिटेट है वो धीरे धीरे साइज में बड़े होते हैं, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में पास में आते हैं, ठीक है। हम समझ गए, वो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन को एजिंग बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लिएशन, ठीक है। डाइजेशन या न्यूक्लिएशन भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। ये स्टेप भी हम समझ गए। आगे की बात करें, ठीक है। फिल्ट्रेशन, इसके अंदर क्या है, प्रेसिपिटेट को सेपरेट करना। फिल्टर से नाम से ही पता चलता है भाई कि लिक्विड से सॉलिड चीज को अलग करना है, वो फिल्ट्रेशन हो गया। इसमें क्या है, सॉलिड चीज हमारा प्रेसिपिटेट है, उसको हम अलग कर देंगे हमारे लिक्विड सॉल्वेंट से, ठीक है ना। किससे करेंगे भाई, फिल्टर पेपर से फिल्टर करके, या सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल आती है, हमने पढ़ा है अभी इसके अंदर यूनिट ऑपरेशंस में, सिंटर्ड ग्लास डिस्क, जिससे क्या है भाई प्रेसिपिटेशन सॉरी फिल्ट्रेशन हम करा लेते हैं, ठीक है। वॉशिंग, फिर उसके बाद क्या करते हैं भाई, अगर सरफेस पे कोई इंप्योरिटी है तो वॉश करा देते हैं भाई, उससे वॉशिंग करा के साफ हो जाती है वो। फिर या ड्राई करेंगे उसको, या उसको हाई टेम्परेचर पर इग्नाइट करेंगे, जो हमारी पीपीटी आई है। फिर उसको कूल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कूल करेंगे, फिर उसको डेसिकेटर में डालेंगे ताकि वो आसपास जो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब ना करे। फिर उसका क्या करेंगे, इस ड्राइड प्रेसिपिटेट का एक्यूरेटली वे करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन अभी हमने आपको ऊपर करके बता दी, AgCl लेके क्लोराइड आयंस उसमें कितने होंगे, 1 मोल AgCl है तो 1 मोल क्लोराइड आयंस होंगे, उस हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। कोई प्रिंसिपल पूछे ग्रेविमेट्री का तो यही है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। उसका स्टेटमेंट है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट मींस वेट ऑफ रिएजेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट्स। बस, सॉरी वेट नहीं, मास बोलेंगे, मास ऑफ रिएजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ग्रेविमेट्रिक प्रेसिपिटेट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि ग्रेविमेट्री का जो प्रेसिपिटेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हाईली इनसॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है। जो प्रेसिपिटेट, पहले तो हमको क्या करना है, सॉल्यूशन बनाना है, सैंपल को हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराना है, फिर प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डालने हैं जो क्या करें, प्रेसिपिटेट डाल दें, बना दें, ठीक है। फिर हम क्या हो गया,
जो एनालाइट है उसका प्रेसिपिटेट बन गया। अब वो प्रेसिपिटेट ऐसा होना चाहिए कि वो वापस मिक्स ना होने लग जाए सॉल्वेंट में, इसीलिए लिखा है बी हाईली इनसॉल्युबल। ठीक है, अब उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, केमिकल कंपोजिशन क्या होनी चाहिए भाई, उसके अलावा कोई और पार्टिकल्स उसके साथ प्रेसिपिटेट नहीं होने चाहिए, केमिकली वो प्योर होना चाहिए, सही है। लार्ज क्रिस्टल्स बनने चाहिए, नहीं कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स बने हैं, लार्ज लार्ज क्रिस्टल बनेंगे तो वे भी अच्छा होगा, आसानी से होगा, ठीक है ना, प्रोसेस इजी हो जाएगी और इजीली फिल्टर हो जाएंगे। स्टेबल ड्यूरिंग इग्निशन, ड्राइंग के टाइम पे स्टेबल होने चाहिए, ये नहीं कि ड्राई करते करते रूम टेम्परेचर पर पिघल गए, ठीक है, ऐसा है। नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ना करें, आसपास से मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करें भाई। बी इजी टू वॉश विदाउट लॉस, आसानी से धुल जाएं, ये नहीं कि अगर हम वॉश करने गए पानी में तो पानी के साथ मिक्स होकर बह गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अफेक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को भाई, पहले तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी बना रहे हैं, इनिशियल जो सॉल्यूशन बनाया, सैंपल डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, उसकी क्या कंसंट्रेशन है, किस टेम्परेचर पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, पीएच क्या है सॉल्यूशन का, ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट किस रेट से डाला, ठीक है। तो बड़ा एक कैसा प्रोसेस है ये, टीडीएस प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है भाई, सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट एक साथ डाल दिया, ठीक है, तो रिएक्शन कभी कभी कंप्लीट नहीं होती, या को प्रेसिपिटेशन हो सकता है, मतलब उसके साथ मेन जो हमको एनालाइट क्या कराना है, प्रेसिपिटेट कराना, उसके साथ इंप्योरिटी भी प्रेसिपिटेट हो सकती है, ठीक है। या हो सकता है कि जो हमारा एनालाइट है वो कंप्लीटली क्या हो, प्रेसिपिटेट ना हो, ठीक है, प्रेसिपिटेशन पूरा ही ना हो, तो रेट ऑफ एडिशन, मतलब जिस दर से हमको प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डालना है वो भी हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। स्थिर करना है प्रेसिपिटेशन के दौरान, डाइजेशन टाइम, उसको प्रॉपर डाइजेशन टाइम देना ताकि पार्टिकल्स आपस में चिपक पाए और अच्छे से बड़े हो पाए। प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग आयंस, ध्यान क्या रखना है भाई, इंटरफेयरिंग आयंस ना हो, वो आयंस ना हो जो प्रेसिपिटेशन होने से रोके, ठीक है ना, वो नहीं होने चाहिए। अब एरर, ग्रेविमेट्री में एरर कहां से आ सकते हैं उसकी बात करी जा रही है, या तो प्रेसिपिटेशन पूरा नहीं हुआ, ठीक है, फिल्ट्रेशन के दौरान हमने क्या किया, प्रेसिपिटेट का लॉस हो गया, को प्रेसिपिटेशन ऑफ इंप्योरिटीज हो गया, ठीक है, या तो क्या हो रहा है, हमने जो रेट पे, जैसे हमने सारा प्रेसिपिटेटिंग रीजन एक साथ डाल दिया, ठीक है, हमने वेट करा, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, ठीक है, तो कुछ टाइम तक प्रेसिपिटेशन हुआ और फिर प्रेसिपिटेशन रुक गया, हमने सोचा कि भाई प्रोसेस कंप्लीट हो गई, पर ऐसा नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, हमने उसको अलग करा, फिल्टर कर लिया, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें प्रेसिपिटेशन हो रहा है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन कहलाता है वो। इनएडिक्वेट वॉशिंग, वॉशिंग करते करते क्या किया भाई, पार्टिकल्स हमने, हमारी जो पीपीटी है वो धो गई, पानी से बह गई, ठीक है, यहां से एरर हो सकते हैं। ड्राइंग सही से नहीं की कि उसमें मॉइस्चर आ गया, ठीक है, वेइंग में एरर है, या तो कंटेमिनेशन आ गया है, ठीक है, ये हो सकता है। अब एडवांटेजेस भी होते हैं ग्रेविमेट्री के, एक्यूरेट मेथड है, प्रिसाइज मेथड है, सिंपल भी है, रिलायबल भी है, ठीक है, कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट चाहिए नहीं इसके अंदर, क्या है, सुटेबल एज रेफरेंस एनालिटिकल मेथड, इसको रेफरेंस एनालिटिकल मेथड की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्या है, प्योरिटी डिटर्मिनेशन में भी यूज किया जा सकता है। और आगे क्या है, इसमें डिसएडवांटेजेस आ गए। अब भाई टाइम कंज्यूमिंग है, सिंपल है पर टाइम बहुत लगता है, रिक्वायर्स केयरफुल एक्सपेरिमेंट, अब केयरफुली काम करना होगा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है भाई, वेरी स्मॉल सैंपल क्वांटिटीज के लिए सूटेबल नहीं है, इसमें सैंपल क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, अगर सैंपल क्वांटिटी कम होगी तो प्रेसिपिटेट बहुत कम बनेगा, जिससे क्या होगा, प्रोसेस में दिक्कत आएगी। इंटरफेरेंस बाय अदर आयन, दूसरे आयंस बहुत इंटरफेयर करते हैं, प्रेसिपिटेशन होने से रोकते हैं, ठीक है, तो वहां दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और इसमें क्या है, ज्यादा, इसमें बहुत लिमिटेड एनालाइट्स हैं जो हम क्या कर सकते हैं, जिनका हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है भाई, जो एनालाइट है वो पीपीटी बनाने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशंस इन फार्मेसी, क्लोराइड आयंस का एस्टिमेशन में, बेरियम सल्फेट आयंस के एस्टिमेशन में, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट बाय वॉलेटाइलाइजेशन, हम समझ गए भाई वॉलेटाइलाइजेशन क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर पर क्या करते हैं हम उसको, रूम टेम्परेचर पर अगर कोई लिक्विड चीज क्या करती है, इवेपोरेट होती है, उसको वॉलेटाइलाइजेशन बोलते हैं। प्योरिटी टेस्टिंग में यूज आता है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की क्वालिटी कंट्रोल, रॉ मटेरियल के क्वालिटी कंट्रोल में, फिनिश्ड डोजेस फॉर्म के क्वालिटी कंट्रोल में, ठीक है। एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक, किसमें, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल कंपाउंड होते हैं उनके एनालिसिस में भी ये काम आता है।
अब प्रिकॉशंस क्या ध्यान लेने वाले होते हैं प्रोसेस में? प्रिकॉशंस, एनालिटिकल ग्रेड रिएजेंट ले, यानी अच्छी क्वालिटी के रिएजेंट लेने हैं, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट स्लोली डालना है और स्टिर करते करते यानी उसको हिलाते हुए डालना है, प्रॉपर टेम्परेचर और पीएच बनाए रखें, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से भी प्रेसिपिटेशन अफेक्ट होता है, पीएच के हिसाब से भी अफेक्ट होता है, ठीक है ना। अलाउ सफिशिएंट डाइजेशन टाइम उसको सफिशिएंट मिलना चाहिए। वॉश प्रेसिपिटेट थोरली, प्रेसिपिटेट को अच्छे से धो लो। इग्नाइट ड्राई, कांस्टेंट वेट रहना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने इतना ज्यादा उसको इग्नाइट कर दिया कि जो आपका जो एनालाइट है वो भी जल गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कूल इन अ डेसिकेटर, डेसिकेटर में पहले इसको कूल करें ताकि आसपास का मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे, उसके बाद वे करें। कंटेमिनेशन से बचे, मैकेनिकल लॉस से बचे प्रेसिपिटेट के, जैसे फिल्ट्रेशन के टाइम पे लॉस हो सकता है, वॉशिंग के टाइम पे लॉस हो सकता है, ठीक है ना। तो इन सब से क्या है, हमको बचना है। तो ये था ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्म ईयर 1, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, इसी के साथ हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर एस्पिरेंट हैं या फार्मासिस्ट एस्पिरेंट हैं तो आप जरूर हमारी वेबसाइट फार्मा एफिनिटी विजिट कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास मोबाइल ऐप है एक, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, iOS के लिए भी अवेलेबल है ये भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको मिलेगा मॉक टेस्ट, नोट्स और भी आपको जो जो चीजें चाहिए फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए वो सब आपको इस ऐप में मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।